छठ पूजा की शुभकामनाएं भाइयों। पर 20 सवाल हम लोग कर लेते हैं आज। 26 दिसंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में जो हुई थी बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दहतीज की, अर्थात हमारे देसी भाषा में इसे दरोगा कहते हैं, उन परीक्षा की जो हुई थी उसकी प्रारंभिक परीक्षा की 20 से 25 सवाल हम लोग जो भी 20 मिनट में हो पाए उतना हम लोग कर लेते हैं आज के लिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे, अगर संध्या अर्घ के दिन हो पाई तो ठीक है, अदरवाइज जो भोर का अर्घ होगी, जो भिनसर अर्घ, क्यों नहीं हम लोग गांव की भाषा में ही बात करें, जबकि विन्नो की जो ऑडियंस है या जो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट करेंगे इससे, ठीक है। तो हम लोग फिर भिनसर का अर्घ के दिन बाकी की उसके शाम से हम लोग रिज्यूम करेंगे, ठीक है। लेट्स कंटिन्यू। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है, किस दशक को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया? तो ये किस दशक को किया गया, ये उस समय के हिसाब से कंटेम्प्रेरी जो करंट अफेयर की सवाल हो सकती है, समसामयिक, पर फिर भी हम लोग इसे देख लेने की कोशिश करेंगे कि किस दशक को किया गया। तो ये किया गया, ठीक है रोशनी, ये किया गया था 2021 से 30 को। तो देख सकते हैं, हमने जैसे बोला कि ये करंट अफेयर की सवाल थी, ये इस परीक्षा किस साल में हुई, तो 21 में। और ये जो चीज़ें हैं कि 21 में हुई परीक्षा, तो वो उस समय की ही पूछेगा ना। समसामयिक की सवाल का मतलब ही तो यही होता है, करंट अफेयर। ये हम लोग क्यों बोलते हैं, बिकॉज कि जो अभी रिलेटेबल है। अदरवाइज जो स्टैटिक विषय हैं जो हमेशा सेम रहते हैं, कि कोई भी इतिहास की सवाल हो गई, पॉलिटी की सवाल हो गई, जो चीज़ें पहले से पारित हैं। फॉर एग्जांपल कि कितना किस संविधान की अनुसूची में क्या लिखा है, चौथी में क्या है, तीसरी में क्या है, जनजातियों के लिए कौन सा अनुसूची है, तो ये फिक्स है। तो ये करंट अफेयर में पूछी तब जाएगी जब इस पे कोई कोर्ट केस हो जाए, कुछ भी इसकी कंट्रोवर्सी आ जाए तब। अदरवाइज ये करंट अफेयर की सवाल नहीं। तो ये स्टैटिक हुई और बाकी के करंट अफेयर। तो ये उस समय के हिसाब से रेलिवेंट था, क्योंकि 2021 से 23 को जो उस साल की बताया गया था यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, ठीक है। उस साल पे क्या था कि अभी हेल्दी एजिंग, लोग अच्छी तरीके से एज करने का मतलब होता है, एजिंग का मतलब होता है धीरे धीरे एज का बढ़ना, ठीक है। एजिंग का मतलब होता है एज का बढ़ना, तो ये तो होके ही रहेगा, एज तो सभी की बढ़नी ही है, बट हेल्दी एजिंग मतलब अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके में, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल पूछी जा रही है कि जैसे अभी हाल फिलहाल में इसमें एक चीज़ रिलेट करने के लिए है कि जो अभी WHO ने रिलीज किया है कि पूरे दुनिया में अभी हेल्थ की एकमात्र कंसर्न है, और वो है लोनलीनेस। लोग जो हैं अकेलापन के शिकार हो रहे हैं, ठीक है। ये एक बीमारी की तरह हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा सीवर हो जाए तो, ठीक है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक कॉन्सेप्ट थी इस सवाल से जुड़े हुए, ठीक है। यहाँ पे हमारे करने का एक अंदाज है, ठीक है, हमेशा सवालों का, कि जिन सवालों को बिल्कुल भी ज़रूरत है कि सिर्फ एक मेमोराइज करके निकला जाए, उसको हम लोग करके निकलेंगे। एंड जो रेस्ट बच जाएगी, जिसमें कॉन्सेप्ट का ज़रूरत है, उसमें हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए, ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है, ये कोई हम खुद से बनाए नहीं है। इतना बेहतर ये ही एग्ज़ाम के लिए तैयार करवाएगा आपको, जो कि और कुछ नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी अच्छे होते हैं कि हाँ, लोग टीचर लोग गेस करके बनाते हैं एक अंदाज पे, लेकिन इसी के बेसिस पे जो मेन नींव है वो यहीं रखी जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित सुल्तानों में से लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कौन, ठीक है। किसको लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो क्या है, सच्चाई नहीं है, किसने कितना दान किया है, इसके पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग सीधा सीधा जो सवाल का जवाब है उसको करेंगे, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हुए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन? ये गुलाम वंश का प्रथम शासक, दिल्ली सल्तनत का जो मोहम्मद घोरी जब छोड़ के गया, इसको अपना गुलाम को छोड़ के गया यहाँ पे, तो इसने दिल्ली सल्तनत का नींव रखा और इसने गुलाम वंश का शुरुआत किया, और उसका सबसे पहला यही था। उसके बाद ही ना इल्तुतमिश वगैरह आया था। तो जो कुतुब मीनार है वो शुरू ऐबक ने करवाया था, और उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। इल्तुतमिश भी काफ़ी, उसके भी काफ़ी चर्चे हैं, कई सारे उसकी घटनाएं हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सभी। तो ऐबक को माना जाता है लाख बख्श। इसके जुड़ी हुई कहानी यही है कि ये लिखी हुई है कि इसने दान धर्म बहुत किए थे, ठीक है। हिस्ट्री की बात है, हम लोग सीधा फैक्ट का काम करेंगे, ठीक है। किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? तो जो किम्बरले हीरा खनन केंद्र है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सीधा सीधा बताइए, एक फैक्ट है, इससे अलावा इसमें कुछ नहीं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, उस समय के हिसाब से कैसे ही लिखी जाएगी, उस समय इसकी नामकरण नहीं हुई थी, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कहा जाता है, या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहा जाता है। उसकी इनामी राशि कितनी है? 25 लाख। उसकी इनामी राशि 25 लाख रुपए होती है,
ठीक है? 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं? तो 2021 में ये भी देखिए करंट अफेयर का सवाल हुआ, ये हमें अंदाज़ करके चलना है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 इसके लिए ऊपर करना होगा हमें। हम लोगों को ये सभी लेके चलना है कॉन्फिडेंस में कि कितनी ज़्यादा सवाल कहाँ कैसे हो रहा है। कहने का मतलब है कि करंट अफेयर से किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों से पूछा जा रहा है, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है? अगला आयोजन कहाँ होगा वो देखेंगे। तो 2021 में पद्मश्री मिली थी किसको? तो 2021 में मिली थी पी अनीता जी को, ठीक है? इसको हम लोग उतना डीप में जाएंगे भी नहीं, बस क्वेश्चन का फॉर्मेट देख लिया कि आगे आने की क्या उम्मीद है। इस बार की हम लोग पद्मश्री का अपडेट रखेंगे, नोबेल प्राइज़ का अपडेट रखेंगे, बुकर प्राइज़ का अपडेट रखेंगे। इस तरीके से हो जाएगा, बिना मतलब कि प्रतियोगिता दर्पण हम लोग अगर लेके भी अगर सिर्फ उसको पलटा जाए तो कुछ नहीं होगा पन्ने पलटने से। आप जानते हैं कि जो मेन सवाल आने की गारंटी है वो इन्हीं प्रीवियस ईयर प्रश्नों पे। हम आप कौन होते हैं सवाल गेस करने वाले? 2 साल की तैयारी नहीं हुई हमारी, 5 साल की आपकी तैयारी नहीं हुई, हम लोग क्या सवाल गेस करेंगे? पर आयोग ने 10-10 सालों से ये सवाल परीक्षा ले रखा है, तो उनकी एक प्रारूप है, इसी पे आधारित प्रश्न आएगा। अगर प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट यहाँ से देखते हैं, इसको सवालों को बनाने की कोशिश करते हैं, सही गलत आप नीचे कमेंट छोड़े। एक भी अगर आपको मेरे बताने में गलत लग रही है तो कृपया आप कमेंट करें नीचे। इससे काफ़ी अच्छा लगा कि कोई तो स्टूडेंट है एटलीस्ट जो अभी तक की अपडेट है कि हमारे साथ शायद 6 या 7 विद्यार्थी हैं। आप लोग तो करें उसको कमेंट, ठीक है? और हम लोगों ने सोचा है कि जो चैनल की नाम है वो उसमें थोड़े सुधार कर देंगे। सुधार कर देंगे इन द सेंस कि उसको और थोड़ा रिलेटेबल बना दी जाएगी, बिकॉज़ कि स्टूडेंट समझ पाए कि यहाँ होने वाली क्या है। अगर नाम भी उन्हें शॉर्ट्स में मिले तो उन्हें यूज़र नेम हैंडल मिले देखने को, तो उनको समझ में आए, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 6 लूसी ब्रॉन्ज, ठीक है? अभी 6 मिनट 18 सेकंड हुए, हम लोगों ने 6 सवाल किए हैं। आगे कुछ सवालों में हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे ताकि 20 मिनट में कम से कम हम लोग 30 सवाल कर पाएँ, ठीक है? चलिए, एक दिन हम लोग टाइम की भी रखेंगे कि मेन परीक्षा में जिस दिन जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगी हम लोग टाइम देख के, या उससे भी 10 दिन पहले ही एक बार, अभी नवंबर चल रही है, इसी में देखते हैं हम लोग कि 2-4-5 दिन बाद हम टाइम देख के पूरी पूरी सेट करेंगे कंप्लीट। आप लोग सब्सक्राइब तो करें, जुड़े तो सही, कमेंट तो करें। यहाँ पे हर चीज़ की आपके लिए मदद की जाएगी। प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, टेक्स्ट बुक की हम बात करते हैं, तो आपको कोई भटकाने वाली बात है नहीं। रंगीन किताबें हम खरीदने को बोल नहीं रहे हैं, और हम बोलेंगे भी क्यों? हम किताबें तो बेचते नहीं हैं। बस ये एक अंदर की एक इच्छा है कि विद्यार्थियों कुछ को जो बैच नहीं खरीद पाते, जो कम रिसोर्सेज में होते हैं, उनकी मदद की जाए सच्चे दिल से, ठीक है? तो लूसी ब्रॉन्ज का संबंध किस खेल से है? तो लूसी ब्रॉन्ज का जो है खेल का संबंध उनका फुटबॉल से है। क्रिकेट से तो है ही नहीं, इतना तो हमें जो भारतीय हैं उन्हें कंफर्म ही होगा, और फुटबॉल से इनका है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान कितना हो जाएगा, ठीक है? एक चीज समझिए आप, अगर विभवांतर, सबसे पहले विभवांतर होती क्या है, ठीक है? हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि विभवांतर होती क्या है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक? पोटेंशियल डिफरेंस, इस शब्द को आप पकड़िए, यहाँ से इस शब्द को पकड़िए, इसकी संधि विच्छेद कीजिए। यही आपको इस चैनल पर सिखाई जाएगी। इससे बेहतर मैंने जो सीखा है अभी तक उसको यहाँ पे मैं निचोड़ के रख दे रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको बेस्ट कंटेंट मिले, ठीक है? विभ विभव अंतर, विभवांतर, अंतर, डिफरेंस, ये दो वर्ड्स आप देख रहे हैं, मतलब याद कीजिए, पानी, अगर हम लोगों ने भी किया होगा बचपन में, पानी कहीं ऊपर से नीचे तब आती है जब एक डिफरेंस होता है, ठीक है? रेगिस्तान में जो बालू के टीले होते हैं वो ऐसे अगर होते हैं, एक ये ज़्यादा ऊंचा, एक ये थोड़ा कम ऊंचा, ये उड़ते 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 ये बराबर होगा तब जाके रुकती है। जब तक डिफरेंस रहेगा, ये छोटा और ये बड़ा ऊंचा रहता है, हवा से टकरा टकरा के ये इसको उड़ा के यहाँ भेजेगा। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हवा आएगी और ऐसे जाएगी, आएगी और ऐसे जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से इस चीज़ पे जो है ये आधारित है, ठीक है? कि अंतर, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ना
सवाल क्या कर रही है कि विभवांतर ये आधा कर रही है, ठीक है। विभवांतर अगर आधा होगा ना, जितना पावर से अगर एक्स पावर से खींच रहा था, ये डिफरेंस था, तो ज़्यादा दोनों तरफ फ्लो हो रहा था। अब आप इसको x/2 कर दे रहे हैं, तो अगर आपका x/2 होगा ना, तो धारा की जो चाल होगी वो 1/4 हो जाएगी, इसकी भी आधी, x/2 की भी 2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है। x/2 की भी 1/2 हो जाएगी। तो अगर x/2 की 1/2 हो जाएगी, मतलब कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी, x/4 1/4, 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन देखिए, 1/4 7 की जो है वो डी हो जाएगी, ठीक है। अगर अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच में, जो अपरिवर्ती मतलब वो रिपेल नहीं करेंगे, ठीक है, अट्रैक्टिंग है, तो उनकी अगर विद्युत विभवांतर आधा कर दिया, तो विद्युत शक्ति का मान, इलेक्ट्रिक पावर जिसमें फ्लो हो रही है, उसका मान 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो सोकर वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है? एक चीज ध्यान करने की बात है, यही चीजें हम बताते हैं यहाँ सवालों पे, इस चैनल पे आपको यही मिलेगी, ठीक है। हम कुछ अजूबा नहीं करते। मैंने 10 साल जो भी ये परीक्षा के सवाल ये सारे हो रहे हैं, मैंने इन सभी को एनालाइज कर रखा है। आर्द्र भूमि वेटलैंड से बहुत सवाल आ रही है, कभी पूछा जा रहा है रामसर के बारे में, इससे पिछले के वीडियोस में हैं, अपने चैनल पे अपलोडेड हैं। और आज पूछ रही है तुसोकर, ये एक जगह की नाम है, वेटलैंड आर्द्र भूमि भारत के किस क्षेत्र में है, ठीक है। सबसे पहले तो ये नाम जो है, इससे समझ जाइए कि ये नाम थोड़ा सा उस भाषा का है जिस भाषा में ला को पास कहा जाता है, बाड़ा लाचा ला, रेजांगला, ठीक है। तो ये उस भाषा की है। और जो 8 नंबर सवाल हुई, इसकी आंसर पहले तो हो गया, आप जान लीजिए लद्दाख में ये तुसोकर वेटलैंड है। रट लेना बहुत आसान है, लेकिन इसको रिलेट करके पढ़ना बहुत मुश्किल है। आर्द्र भूमि वेटलैंड के सवाल ध्यान से करके जाइएगा, इसकी कन्वेंशन, इसकी कोई रिसेंट अगर कोई बड़ा जगह जिसको कि इसमें जोड़ा गया होगा, तो उसको ध्यान से हमें करके जाना है, ठीक है, पीटी से पहले। इन्हीं चीज़ों को आप नोट करें। ऐसे ऐसे भी विद्यार्थी हैं हमारे समाज में, ऐसी ऐसी भी गरीबी के परेशानी में विद्यार्थी हैं, जिनको कि वो हर महीने या कैसे सप्ताह पे आती है शायद प्रतियोगिता दर्पण, वो भी वो नहीं खरीद पाते, तो उनको मदद की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 9, रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल जो है वो हॉकी से संबंधित है। ब्लैंक रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक फिल्टर के रूप में काम करता है। ब्लैंक रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को, प्लीहा, प्लीहा जो है रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदक का फिल्टर के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त है? कौन सी किरण धनावेशित किरणों से युक्त है? अल्फा किरण, ठीक है, अल्फा किरण जो है धनावेशित कणों से युक्त है। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो हाँ, 11 भी तो हमने नहीं की ना। धनावेशित मतलब पॉजिटिव, ऋणावेशित होती तो नेगेटिव, ठीक है, ये कैथोड टाइप में होगी। तो इसमें अल्फा किरण जो होती है धनावेशित कणों से युक्त होती है। उसके बाद हम लोग CaCO3, क्वेश्चन नंबर 12, उसके लिए रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन में एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से यौगिक मतलब कंपाउंड, इसमें से कौन से कंपाउंड का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का हल्के अपघर्षक मतलब हल्का जो रबिंग वाले पार्टिकल होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अगला पद क्या होगा? सबसे पहले ये एक रीजनिंग की क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 रीजनिंग का सवाल है। ये लोग मॉडरेट, जो BPSSC है वो मॉडरेट लेवल की रीजनिंग पूछती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या गया है कि ये चीज, इसके बारे में क्या है? सीफी, इन लोगों ने लिखा है CFIL, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो 3, 6, 9, 12 इनकी पोजीशन वैल्यू से हम लोग चलेंगे, ठीक है। ये सीफी लोरक्स है,
ये जो सीरीज है इसको सीफिलोडक्स कहते हैं। तो यहाँ पे पहले तो 15 आएगा, ओ आएगा, उसके बाद 18 आएगा, यू 21 आएगा, एक्स 24 आएगा। तो यहाँ पे 15 ओ आएगा, पूरा पूछ भी नहीं रहा है। 15 का ओ देख ली ध्यान से, 13 का ओ नहीं, ये इन्होंने कंफ्यूज करने को दिया है, ये RH है, रेड हेरिंग है। ये सवाल जो है वो RH है, ठीक, ये RH हुआ। ओ 15, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ऊपर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? एसिड रेन जो होती है, अम्लीय वर्षा, जिसके कि हम लोगों ने कॉमन रीजन सुना होगा, ताजमहल येलो हो रही है पर क्यों? इसी एसिड रेन के कारण, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिम्मेदार होती है अम्लीय वर्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, यदि डिवीजन का अर्थ, डिवाइड के सिंबल का अर्थ प्लस, गुने का माइनस, प्लस का डिवीजन, माइनस का गुना, तो इस जो दी गई एक्सप्रेशन इसका वैल्यू क्या होगा? ये एकदम ही आसान है एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, ये इस चीज की एक्सप्रेशन है। रीजनिंग की में ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, जो हम में से, आप में से किसी ने भी SSC की तैयारी की होगी थोड़ी सी भी, उनको ये क्लियर पता होगा, ठीक है। ये आसान है बहुत उनके लिए, तुरंत वो लोग इसकी जवाब करते होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, और फटाफट इसको लिख के सबसे पहले या तो हम लोग ये कूट को लिख लेंगे, ये जो उन लोगों ने बोला है, प्लस जो है डिवाइड जो है वो प्लस है, गुना जो है क्या कैसे है, या तो ये पूरा आप लिख लेंगे, नहीं तो सीधा हम लोग सवाल लिखेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 गुने 8 प्लस 4, सीधा सीधा आप सिंबल बदलना शुरू कीजिए। डिवाइड का अर्थ प्लस है, 10 प्लस 5, माइनस का अर्थ गुना है 3, गुना का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ डिवाइड है। कर दिए। अब ये है ऑपरेशन जहां हमें करनी है, बॉड मास के हिसाब से चलेंगे। 2 माइनस 15 माइनस 2 10 प्लस 15 10 15 10 25 माइनस 2 23, ठीक है। 23 जो होगा इसका आंसर होगा डी, ये रहा ऑप्शन डी, ठीक। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ताराबाई जी के पास जो मराठा साम्राज्य का नेतृत्व औरंगजेब की मृत्यु के समय था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नांकित का सही कालानुक्रमित बताइए, ठीक है। तो ये जो है 17 नंबर सवाल, इसमें ये बताना है कि कौन सी घटना किस पहले हुई, कौन बाद हुआ। सबसे पहले इसमें अगर हम लोग देखेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन थोड़ी बात की है, भारत छोड़ो भी बात की, साइमन कमीशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 3, उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट वहां सबमिट हुई उनके यहाँ, अंग्रेजों के यहाँ सदन में। उसके बाद 4 हो गई। उसके बाद एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, और तब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ विवाद हुई थी, कुछ अपने यहाँ से लोग गए थे, नहीं गए थे ठीक से, इस तरीके की कंट्रोवर्सी है। 3 4 1 2 बी नंबर जो है सही ऑप्शन हुआ। अब देखिए इसमें ज़्यादा कुछ समझने को नहीं, अब हिस्ट्री बदलने नहीं आएगा आपके लिए, हमारे लिए, तो इसको सीधा सीधा रट लेना है। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी, अच्छा 18 नंबर सवाल के लिए कुछ क्वेश्चन नंबर 18, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो ये जो कोटोपैक्सी है ये इक्वाडोर में स्थित है। उसके बाद किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है H बराबर 6.6 गुने 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये जो माइनस होती है ना 10 टू 10 की पावर जितनी भी, उतना नीचे जाता है डिवाइड करने के लिए 0, इतना आपको पता होगा। और अगर प्लस में आता यही तो उतना मल्टीप्लाई होता 6.6 से, लेकिन 6.6 में 10 टू द पावर -10 टू द पावर 34 से डिवाइड होगा, इसलिए नेगेटिव पावर है। डिनोमिनेटर से ऊपर अगर आप ले गए 10 की पावर तो नेगेटिव होती है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। हम आपको सिर्फ कोई एक विषय में हेल्प नहीं कर सकते, हम किसी एक विषय में स्पेशलिस्ट नहीं है, ये हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, आपके हित के लिए बता रहे कि आप यहाँ सब्सक्राइब करेंगे, जुड़ेंगे तो आपका फ़ायदा है। SSC जो कि सबसे ज़्यादा कम्पीट की जाती है, SSC CGL CHSL MTS, उसकी हम लोग सिलेक्शन पोस्ट की करेंगे। अभी बिहार पुलिस दरोगा के लिए तो हम लोग तो जी जान लगाने वाले हैं, लगा ही रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल BSSC इंटर CGL 4, उसके बाद BPSC की PT, फिर उसके मेंस, ठीक है। PT की तो अभी करने की है, मेंस की खुद की मेरी बाकी है। चूंकि हमें लगता है कि हम आपसे कुछ शेयर कर सकते हैं विद्यार्थियों के हित के लिए, इसलिए ये वीडियोस हम बना रहे हैं। आप निश्चिंत होकर देखें, इसे फॉलो करें, कुछ भी नई पैटर्न इसमें नहीं आजमाई जा रही है, ठीक है। ये सारे कन्वेंशनल तरीके हैं जिससे रिजल्ट सालों से आ रही है, ठीक है। अंदर आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, वहाँ भी अरे ज्ञान बिंदु सर कहते हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर से पढ़ना चाहिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर से रिजल्ट है, ठीक है।
18 की सी, उसके 19 का ए, किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, तो 6.6 गुणे 10⁻³ जूल से 34 जूल सेकेंड जो है वो परमाणु के तीसरे कक्ष में 3.15 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होती है। ठीक है, इतना सा है, ये एक फैक्ट है ये। उसके बाद 20 नंबर सवाल, बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस शहर में स्थापित किया गया, तो ये जो है गुरुग्राम में सेटअप किया गया। देख लीजिए 20 मिनट पूरे होने वाले हैं, गुरुग्राम में सेटअप किया गया। और जैसा मैंने कहा था आपसे, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। 20 सवाल हो गए हैं, आगे हम लोग सेट कंटिन्यू करेंगे। कल अगर हो पाई तो ठीक है, अगर फुर्सत मिल पाई तो, और हम लोग नहीं तो हम लोग फिर बिन सरकार के दिन करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करें इस जगह को, बहुत धन्यवाद। प्लीज़ तो सब्सक्राइब करें, प्लीज़ तो देखें। ठीक है, हम लोग एग्जैक्ट 20 मिनट पे साइन ऑफ करेंगे। आप ही की फ़ायदे हैं, और एक सीरियस स्टूडेंट समझ चुका होगा अभी तक कि यहाँ पे किस तरह की क्वालिटी की कंटेंट बताई जा रही है एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद, कंसीडर सब्सक्राइबिंग।